इमेजिन गोवा। इकोग्निटो टैब पे क्यों चले गए? जो तुमने इमेजिन किया गोवा में उसके अलावा बहुत कुछ है और एक पोर्टुगीज हिस्ट्री है, क्योंकि पहले वहां पर पोर्टुगल्स का कब्जा था, उनका राज था। तो आज भी एक पोर्टुगल हिस्ट्री वहां देखने को मिलती है। और क्या क्या देखने को मिलता है, बहुत कुछ देखने वाले हैं डिटेल में ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के पहले पार्ट में, विच इज अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसको लिखने का कष्ट किया है लूसियो रॉड्रिग्स जी ने। अब इस पूरी स्टोरी को हम बिल्कुल एनिमेशन से देखेंगे, एक एक सीन को डिटेल में देखेंगे, कुछ मिस नहीं होने वाला। एनसीईआरटी की लाइंस तक देखते रहेंगे साथ साथ में। और इस वीडियो को खत्म करते ही चले जाना डिस्क्रिप्शन में पढ़लेक्चर ऐप इंस्टॉल कर लेना, जहां मिलेगी ये फ्री वर्कशीट जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिनसे इस साल क्वेश्चन उठ कर एग्जाम में आने वाले हैं। शिक्षा के साथ पढ़ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ले गैंग। अब इस स्टोरी में, इस मूवी में आगे बढ़ने से पहले हम लीड कैरेक्टर्स को जान लेते हैं। सबसे पहला, जैसा कि नाम बता रहा है, गोवा के एक गांव के एक बेकर के बारे में हम जानेंगे कि गोवा में बेकर्स का कितना इंपॉर्टेंस था। और ये बता रहे होंगे हमारे राइटर लूसियो रॉड्रिग्स साहब। पूरा अपना बचपन से लेके आगे तक का वो बताएंगे कि उनकी क्या क्या यादें जुड़ी है बेकर से, जो गोवा में था उस टाइम पे। आओ स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। Our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. क्या मतलब है? देखो, पहले गोवा में पोर्टुगल लोगों का, यानी पोर्टुगल के लोगों का, पोर्टुगीज लोगों का राज था। वो लोग वहां पे रूल करते थे। तो वहां पर एक उन्होंने अपनी एसेंस छोड़ के गए थे। जैसे ब्रिटिशर्स का एक एसेंस है पूरे इंडिया पे, उसी तरह से वहां पर गोवा में एक एसेंस देखने मिल जाएगा पोर्टुगल के लोगों का। तो यहां पर राइटर कह रहे हैं कि आर एल्डर्स, यानी हमारे जो बड़े हैं, ये कई बार हमने अपने बड़ों को सुना है याद करते हुए, बहुत प्यार से याद करते हुए, किसके बारे में? गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, द पोर्टुगीज एंड दियर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। यानी उस जमाने के बारे में याद करते हुए अपने बड़ों को सुना है जब वो पोर्टुगीज डेज थे। और किस चीज को याद करते हुए? फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, यानी ब्रेड्स के टुकड़ों को याद करते हुए। अब जो ईटर्स थे, लिखा हुआ है कि जो ईटर्स थे उस लोव्स के, उस ब्रेड के, वो तो चले गए होंगे वहां से, गोवा से, बट आज भी जो मेकर्स हैं वो वहां पर आज भी मौजूद हैं। और वहां पर वो लोव्स आज भी बेक हो रहे हैं, आज भी वो ब्रेड के टुकड़े बनाए जा रहे हैं। Those age-old, time-tested furnaces still exist. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. मतलब फर्नेस मतलब होता है वो आग की भट्टी जिसमें बेकर्स बेक करते हैं अपनी ब्रेड को। तो दोज एज ओल्ड, यानी इतने पुराने और टाइम टेस्टेड फर्नेसेस आज भी एग्जिस्ट करते हैं। जो फायर है उस फर्नेस में वो आज भी बुझी नहीं है, एक्सटिंग्विश नहीं हुई है, यानी आज भी वहां काम चल रहा है। फिर आगे लिखा है, द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। मतलब कि उस टाइम पे जो बेकर आता था ब्रेड लेकर, वो एक बैम्बू यानी एक बांस अपने साथ लेकर के आता था, जो एक आवाज करता था। थर्ड एंड जिंगल आवाज थी उसकी, यानी ठप ठप करते हुए जमीन पे आता था। और हेराल्डिंग मतलब होता है अनाउंसिंग, ये ठप ठप करते हुए अपने बैम्बू से अनाउंस करता था कि मैं आ चुका हूं मॉर्निंग में। और यही अनाउंसमेंट आज भी कई प्लेसेस पे सुनी जा सकती है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। मतलब हो सकता है जो फादर्स थे उस जमाने के, हमारे राइटर के एल्डर्स के जमाने वाले, वो भले ना हो अब, लेकिन उनके बच्चे आज भी प्रोफेशन कैरी आउट कर रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। मतलब इन बेकर्स को गोवा में क्या बोलते हैं? पैडर, PADER, याद रखना। अब आगे हमारे राइटर चले जाते हैं अपने चाइल्डहुड में, अपने बचपन में खो जाते हैं और याद करते हैं कि गोवा में बचपन में उनका वो जो बेकर था ना, वो उनका फ्रेंड था, कंपेनियन था और गाइड भी था। वो दिन में 2 बार आता था, कम से कम 2 बार। कैसे आता था? When he set out in the morning on his selling round and then again when he returned after emptying his huge बास्केट। मतलब कि वो 2 बार आता था, एक पहली बार मॉर्निंग में जब वो अपने सेलिंग राउंड के लिए निकलता था, जब वो बेचने निकलता था, और एक बार वापस में जब पूरी की पूरी अपनी बास्केट एम्प्टी करके खाली कर चुका होता था, सब कुछ बेच चुका होता था। अब वही आगे लिखा है कि वही जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। मतलब वही जो ठप 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 करते हुए आता था बैम्बू से, उसी साउंड से ये सारे उठते थे नींद से और सुबह सुबह भागते हुए उससे मिलने जाते थे। किस लिए? वो ब्रेड लोफ के प्यार के चक्कर में, लालच के चक्कर में कि ब्रेड खानी है जाते ही। नहीं नहीं नहीं, वो ब्रेड लोफ जो थी, जो ब्रेड के टुकड़े थे, वो तो कोई मेड सर्वेंट, जैसे कि कोई पास्किन या बास्टिन जैसे सर्वेंट्स लाके उन्हें देते थे। वो इसलिए भागते थे क्योंकि वो लेके आता था ब्रेड बैंगल्स। अब ये
गोल गोल सर्कुलर शेप्स में होते हैं ब्रेड बैंगल्स जो स्वीट थे। तो कभी कभी ये और ज्यादा स्वीट होते थे और अच्छे से बनाए गए होते थे, तो ये दौड़ के जाते थे कि ये जाकर खुद चूज कर सकें। अब बेकर की एक होती थी म्यूजिकल एंट्री, ऐसा बुक में लिखा है, द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झैंग झैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टफ। मतलब अपने बैम्बू से ही ठप ठप करता था, झैंग झैंग साउंड होती थी। एक हाथ में बास्केट थी उसके सिर पे और एक हाथ में बैम्बू था जो वो ग्राउंड पे पटकता था। आता था, जो घर की लेडी थी उससे गुड मॉर्निंग करता था और अपनी बास्केट अपने वर्टिकल बैम्बू पे इस तरह से ऊपर रख देता था। अब ये सारे बच्चे दौड़ के जाते थे, सबको ढकेलते हुए, बहुत ज्यादा धप से डांट खाने के बावजूद जाते थे और देखते थे कि लोव्स तो चलो डिलीवर हो गए सर्वेंट को, जो ब्रेड के टुकड़े थे, बट फिर भी ये हार नहीं मानते थे और कोई बेंच क्लाइंब करके या कहीं से चढ़ के देखते रहते थे कि कहीं में वो लोव्स आए कि नहीं, वो जो बैंगल्स हैं वो स्वीट वाले आए कि नहीं। और बहुत एक्साइटेड रहते थे ये सारे के सारे, इतने एक्साइटेड कि ये ब्रश तक नहीं करते थे। और लॉजिक क्या देते थे, जैसे तुम ब्रश नहीं करते हो वैसे ये भी नहीं करते थे। गजब बेइज्जती है। और लॉजिक ये देते थे कि अब कौन जाए और मैंगो लीफ तोड़े टूथब्रश के लिए, इतनी मेहनत कौन करता है। अरे पॉपो, टाइगर भी तो ब्रश नहीं करता, तो हम क्यों करें। मतलब ये फालतू सा लॉजिक देते थे और कहते थे हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। मतलब ब्रश करने की क्या जरूरत है, गरम गरम चाय पी लूंगा और सारा ओरल हाइजीन कंप्लीट, सब कुछ क्लियर। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन आते हैं इजी से, जैसे व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। मतलब क्या याद करते हैं जो एल्डर्स हैं गोवा के, वो याद करते हैं ओल्ड पोर्टुगीज डेज। और बेकर कब आता था, कितने बार आता था और चिल्ड्रन क्यों दौड़ के मिलने जाते थे। याद रखना 2 बार आता था और दौड़ के मिलने इसलिए जाते थे कि उन्हें ब्रेड बैंगल जो थी वो कभी कभी स्वीट होती थी, वो अपने से चूज करना चाहते थे। अब आगे बताया गया है कि ये ब्रेड बेकर्स कितने इंपॉर्टेंट थे गोवा में उस टाइम पे, क्योंकि कोई भी सेरेमनी हो, कोई भी पार्टी शार्टी हो, जैसे आज खाने पीने के बिना पूरी नहीं होती, समझ रहे हो? वैसे वहां पे बेकर के बिना पूरी नहीं होती थी। क्योंकि अगर कोई मैरिज गिफ्ट देना है तो वो बकवास है मैरिज गिफ्ट, जब तक तुमने मैरिज गिफ्ट में स्वीट ब्रेड नहीं दी है, जिसको उस टाइम पे बोलते थे बोल, BOL, जो बहुत ज्यादा टेस्टी थी। और अगर कहीं पर भी किसी की भी बेटी की एंगेजमेंट है यानी शादी होने वाली है, तो उस ओकेजन पे वो जो हाउस की लेडी होती थी वो जरूर से सैंडविचेस बनाती थी ब्रेड से, सबके लिए, ये बिल्कुल मस्ट था। और तो और अगर क्रिसमस है और कोई और फेस्टिवल है तो वहां पर केक्स चाहिए, बोलिनहास चाहिए, जो सब ब्रेड से बनेंगे। तो ब्रेड और बेकर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और ये जितनों मैंने एग्जांपल्स बताए ये प्रूव करते हैं नीचे लिखी हुई लाइन, दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। मतलब बेकर का उस विलेज में होना बहुत एसेंशियल था, क्योंकि शादी हो रही है या फिर तुम्हारा कोई सेरेमनी है, कोई फेस्टिवल है, सब जगह ब्रेड और उसके मटेरियल्स चाहिए। आगे लिखा है कि जो बेकर था ना, जो ब्रेड सेलर था, वो उस टाइम पे एक बड़ी अजीब सी ड्रेस पहनता था। पेक्यूलियर लिखा हुआ एनसीईआरटी में, पेक्यूलियर मतलब बहुत अजीब स्ट्रेंज सी ड्रेस। जो नाम था उस ड्रेस का वो था क्रॉप टॉप, कंट्रोल कंट्रोल, आई मीन कबाय। कबाय ये कैसा दिखता था, बिल्कुल ऐसा, एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, मतलब नीज तक जो पहुंचे, बिल्कुल लॉन्ग फ्रॉक टाइप की। और चाइल्डहुड में हमारे ऑथर ने देखा था कि बेकर्स एक शर्ट पहनते थे, ट्राउजर पहनते थे, जो फुल लेंथ से तो छोटी थी बट हाफ पैंट से थोड़ी ज्यादा थी, ऐसी कुछ पैंट थी। और आज भी अगर कोई इस तरह की पैंट, हाफ पैंट पहन ले जो हाफ पैंट से थोड़ी बड़ी हो बट फुल लेंथ से थोड़ी छोटी, कैफ्री टाइप, वो पैंट जैसे ही कोई देख ले अगर किसी को पहना हुआ तो वो तुरंत उसको चिल्लाकर बोलेगा, ओए पाडर, नहीं बेकर, बेकर को पाडर बोलते थे ना उस टाइम पे वहां पे। आगे लिखा है कि अब ये बेकर सब कुछ फ्री में थोड़ी कर रहा है, अब आ रहा है यार, अपना बिजनेस चला रहा है तो ऑफ कोर्स पैसे लेगा। तो वो जो बिल्स थे ना वो मंथ के एंड में कलेक्ट करने आता था और ये कोई किताब या अकाउंटिंग या बहुत बड़ी फाइलिंग में नहीं लिखता था। इंस्टेड ये पेंसिल से आ करके वॉल पे यानी अपनी दीवार पे लिख लेता था और मंथ के एंड में ही सारे पैसे जितने जिसके होते थे उनसे कलेक्ट करता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। अब ये लाइन बता रही है कि बेकिंग उस टाइम पे प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। ये चीज बहुत ऑब्वियस है। क्यों, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि क्यों ऐसा कहा गया, तो प्रॉपर पॉइंट्स लिखना। क्योंकि जो बेकर था और उसकी फैमिली थी वो कभी स्टार्व नहीं करते थे, यानी कभी भूखे नहीं मरते थे। इंस्टेड वो उसकी फैमिली और उसके सर्वेंट्स तक बहुत खुश नजर आते थे और प्रॉस्पेरस नजर आते थे। और तो और आगे लिखा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट बात कि उनकी फिजिक कैसी थी, प्लम्प फिजिक। प्लम्प फिजिक मतलब
कि जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, मतलब कि बिल्कुल जैकफ्रूट जैसे, कटहल जैसे फूले हुए से रहते थे। यही एनसीईआरटी में लिखा है, द ईयर प्लम फिजिक वाज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस, मतलब ये बिल्कुल प्रूफ कर रहा है इस बात को कि वो इतने मोटे ताजे हैं, मतलब वो एक अच्छा प्रोफेशन है, बेकिंग अच्छा प्रोफेशन है, अच्छा मोटा माल ये लोग कमा रहे हैं। Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. अब जैसे अगर कोई कबाई जैसा ड्रेस पहन ले हाफ पैंट तो उसको पार्डर बुला दे रहे हैं, यानी बेकर बोल दे रहे हैं। उसी तरह अगर कोई जैकफ्रूट जैसा दिखता है, मोटा सा दिखता है, तो उसको भी बेकर से कंपेयर कर दिया जाता था। अब ये आगे एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, मैच द फॉलोइंग, इसका करेक्ट आंसर कमेंट में मुझे जल्दी से बताओ। देन नेक्स्ट रहेगा ये, जहां पे क्वेश्चन है व्हाट डज अ जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन, मतलब जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? मतलब मोटा ताजा प्लम फिजिक जो बहुत ज्यादा फूला हुआ हो और ये प्रूफ कर दे उसकी फिजिक कि हाँ वो एक अच्छे घर से है, वो एक अच्छे प्रोफेशन में है जिससे उसे पैसे मिल रहे हैं और इसी वजह से उसकी ऐसी फिजिक है। खत्म होता है चैप्टर। ये तुम्हारी स्क्रीन पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वर्कशीट के फॉर्म में यानी पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे पढ़ लक्ष्य ऐप पे, और कई सारे चैप्टर्स डले हुए हैं, कई सारे सब्जेक्ट्स डले हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड की गई है। प्लीज लाइक कर देना, सब में शेयर कर देना कि सबको मालूम पड़ जाए फ्री ऑफ कॉस्ट धमाकेदार कंटेंट आ रहा है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और नोटिफिकेशन छेड़ देना कि अगली कोई वीडियो मिस ना हो। एंड